Very good morning students. This is Juhi Mishra, your biology educator from Unacademy and फाउंडेशन बैच. आज की हमारी बेसिक फाउंडेशन बियोलॉजी की क्लास में यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है. हम आज से एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और बायोलॉजी के हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको इतने इजी वे में प्रिपेयर करा दूंगी कि मीन्स आप एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से डिकोड कर लेंगे. जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में, ओलंपियाड्स में, वो सारे एग्ज़ाम आपसे बहुत इजी तरीके से बायोलॉजिकल सेक्शंस में क्वालिफाई हो जाएंगे. तो बस करना ये है कि यू शुड बी रेगुलर विथ मी इन द लाइव क्लासेस. और मेरी स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी पर. और एक अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफ़र है जिसमें कि अभी जितने भी मतलब कहते हैं ना कि सब्सक्रिप्शंस चल रहे हैं हमारे, तो ये जो अनअकैडमी का गोल है ना, IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSC सब्सक्रिप्शंस में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें अगर आप 12 मंथ्स का या 24 मंथ का प्लान ले रहे हैं पूरे एकेडमिक, पूरे कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो जो प्राइसिंग है वो 17,600 के आसपास है और 24,799 ये आपका 24 मंथ्स के लिए है. आइकॉनिक में क्या होता है कि जो आपको इंडिविजुअली एक मेंटोर दिए जाते हैं और जो प्रिंटेड नोट्स होती हैं वो मिलती हैं. ऐसे में भी आप देख पा रहे हैं कि 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर दी गई है. तो ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर कर लें आप तो यू आर सेविंग 9,000 इन 12 मंथ एंड 14,000 नियर अबाउट इन 24 मंथ. तो जो रेफरल कोड आप यहाँ यूज़ करेंगे, दिस इज़ जूही10, JUHI 0, ठीक है. तो ये जूही10 रेफरल कोड आपको यूज़ करना है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं. और ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है. जैसा आप देख भी पा रहे हो, मैंने ये 11th की पता है NCERT ही ले रखी है मैंने, so that I can show you कि from where the questions are coming and what type of questions will come from the topic plant morphology. तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग होने वाला है. चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी से. देखो ये जो यूनिट है ना मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की, इसमें आपको मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की अलग पढ़नी है, एनाटॉमी आपको अलग पढ़नी है, और एनिमल की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और टिश्यूज़ को एक ही चैप्टर में पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके. अब चूंकि हमने मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट ली है, देन आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. देखो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है यहाँ से समझते हैं, और कोई भी आपको डाउट होगा ना तो बताना, ठीक है. वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा भाई कैसी है और क्या इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बी रेगुलर विथ मी ऑल द टाइम फॉर योर रेगुलर क्लासेस. नाउ सी, जैसे अब आप इस मेन ब्रांच की बात करें, मतलब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी से, तो सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी होती क्या है, ठीक है. और ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बायो है तो रोट लर्निंग आप कर लोगे तो हो जाएगा. समझने वाले टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, मैकेनिज्म हैं. एग्जाम्पल्स की थोड़ी आपको मेहनत करके रिटन प्रैक्टिस करके तैयारी करनी है, लेकिन समझ के अपनी लैंग्वेज में आपको कंक्लूड करना है. तो देखो जब भी आप किसी चीज़ में, मतलब चाहे आप किसी प्लांट की बात करें, आप किसी एनिमल की बात करें, तो जब भी आप कभी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी करते हैं, ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. अब मॉर्फोलॉजी जो है इसमें भी 2 सब सेक्शंस आते हैं. एक आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरा आता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी. देखो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, जैसे प्लांट की ही बात करते हैं, प्लांट में स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, रूट होता है. तो जितनी भी चीज़ प्लांट की बॉडी में है वो बाहर ही होती है. हमारी तरह प्लांट के बॉडी के अंदर कोई किडनी, लीवर, लंग नहीं होता कि अगर आप डिसेक्ट करें तो अंदर कोई ऑर्गन निकल के आएगा.
तो प्लांट्स के केस में हमेशा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही वैलिड है, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स प्लांट में डिस्कस होते हैं, जितने पार्ट डिस्कस होते हैं, वो बाहर होते हैं। लेकिन अदर देन प्लांट, एनिमल की बात करें, हम अपनी ही बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ये सब इंटरनल ऑर्गन है। तो अगर इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्ट्रक्चरली डिस्कस करें कि मान लो डिसेक्शन किया, हार्ट बाहर निकाला, फिर हार्ट को देख रहे हैं, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, उसमें पेरिकार्डियम होता है, उसमें वेंट्रिकल होता है, ऑरिकल होता है, जो भी, तो इंटरनल ऑर्गन्स के एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सटर्नल स्टडी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एक ही है, अलग अलग चीज़ है। जब आप टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। प्लांट में कोई पार्ट हमने लिया, उसका सेक्शन काटा, सेक्शन कट करने के बाद हम क्या करें कि उसकी स्टडी माइक्रोस्कोप में करें, टिश्यूज़ को डिस्कस करें, सेल्स को डिस्कस करें, तो वो चीज़ एनाटॉमी में आती है। एनिमल में भी एनाटॉमी होती है। हार्ट को निकाला, हार्ट को डिसेक्ट कर दिया, अब उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है उनको हम पढ़ रहे हैं, तो वो एनाटॉमी में आता है। सॉरी। तो ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी, 2 इसके टाइप हो गए। अब प्लांट में, चूंकि आपका चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट पर है, तो ये बात भी आप समझिए फाउंडेशन के बच्चे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, इनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। पूरे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स के अलावा ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें फ्लावर बनता है। न तो एल्गी में बनता है, न ब्रायो में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, कहीं भी फ्लावर नहीं होता, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर होता है, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ये प्लांट किंगडम का मोस्ट एडवांस ग्रुप होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट की जो मेन बॉडी होती है, जिस फॉर्म में आपको प्लांट दिख रहा है, जिसमें वो ज़्यादातर अपनी लाइफ को सरवाइव करवाता है, तो मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। टर्म यूज करते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्रोमोसोमल लेवल डिप्लॉयड होता है, यानी कि प्लॉइडी ऑफ द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को क्लियरली 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ, जमीन के नीचे रूट होगा, ऊपर की तरफ स्टेम होगा और लीफ होगी। फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी होगा। तो लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर सबको मिला करके शूट कहते हैं। तो आप ये भी समझिएगा कि शूट और स्टेम में डिफरेंस होता है। शूट का मतलब होता है ना, जमीन के ऊपर का हिस्सा जिस पे लीफ भी है, जिस पे ब्रांच भी है, जिस पे फ्लावर भी है, जिस पे फ्रूट भी है, और जमीन के नीचे का अंडरग्राउंड पार्ट जो कि पेड़ को अपनी जगह से जोड़ के रखता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, उसको रूट कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में हमको मॉर्फोलॉजिकली रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में पढ़ना है। आगे चल के फ्रूट, फ्लावर और सीड के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। आप ये भी समझिए कि जैसे कोई सीड है, आपने उसको, सपोज हमने बीन सीड ले ली, राजमा ले लिया, किडनी बीन, और इसको ज़मीन में सो कर दिया, बो दिया। कुछ समय के बाद सीड जर्मिनेट करती है। सीड जर्मिनेट करती है तो जर्मिनेटिंग सीड को सीडलिंग बोला जाता है। वहाँ से 2 चीज़ें स्ट्रक्चरली निकल करके आती हैं। एक ज़मीन के नीचे जाती है, एक ज़मीन के ऊपर जाती है। जो ज़मीन के नीचे जाती है ना, उसको रेडिकल बोलते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर जाती है उसको प्लिम्यूल बोलते हैं। आप ऐसे समझिए कि रेडिकल को फ्यूचर रूट कहते हैं। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट याद रखिएगा। और प्लिम्यूल को फ्यूचर शूट कहते हैं। और देखो, स्टेम नहीं बोल रहा है, शूट कह रहा है, क्योंकि शूट पे स्टेम भी होता है, लीफ भी होता है, फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, सीड भी होता है। तो रेडिकल से रूट बनेगा, प्लिम्यूल से शूट बनेगा, और यहाँ से जो पहली एम्ब्रियोनिक लीफ निकल के आएगी उसको कॉटिलेडॉन कहते हैं।
अगर 2 कॉटिलेडॉन निकलता है तो डाइकॉट, 1 कॉटिलेडॉन निकलता है तो मोनोकॉट कहते हैं। तो प्लिम्यूल और रेडिकल का कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये जर्मिनेटिंग सीड से डेवलप हो रहा है। प्लिम्यूल के साथ 2 बातें हैं, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ज़मीन के ऊपर लाइट है तो ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। क्लास 10th में कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसमें प्लांट मूवमेंट्स में फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म के बारे में है। तो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर ग्रो कर रहा है कोई स्ट्रक्चर तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। रेडिकल का क्या है? रेडिकल, इसका कैरेक्टर प्लिम्यूल से अपोजिट होगा, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी क्योंकि जड़ जमीन की तरफ ग्रो करती है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, जबकि ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, जमीन के जितना अंदर जाएंगे उतनी लाइट खत्म होती जाएगी, तो ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो ये 2 बातें समझनी है आपको पहले तो, कि रेडिकल क्या होता है, प्लिम्यूल क्या होता है, रूट कौन बनाएगा, शूट कौन बनाएगा, कौन सा जो ग्रेविटी की तरफ है, कौन ग्रेविटी के अगेंस्ट है, कौन लाइट की तरफ है, कौन लाइट के अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे अपना द रूट। मेन पार्ट आज का मतलब पहला टॉपिक है आपका द रूट। इस पूरे चैप्टर में अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप ये भी समझिए कि मैच द कॉलम, फिगर बेस्ड क्वेश्चन और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से आता है। जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं उतना ही तैयार करना, अदर देन कोई साइड बुक फॉलो नहीं करनी है। तो रूट के साथ क्या कॉन्सेप्ट है कि रूट रेडिकल से डेवलप करता है, कि डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट। फिर आप ये समझिए कि रूट हमको ब्रॉडली 2 टाइप की पढ़नी है। मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ में देखो दिखाते चलूं थोड़ा सा अपनी मॉर्फोलॉजी को, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी की एक लाइन डिकोड करने की सीरीजेज अलग से चलती हैं, सो दैट ईच एंड एवरी लाइन मेक अ क्वेश्चन एंड एन ऑप्शन। तो आप ये समझिए कि जब एक्सटर्नल स्टडी आप करते हो स्ट्रक्चर की तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, इनको आप मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स में रखते हैं। देन आफ्टर रूट से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रूट के बारे में दिया हुआ है। एक मस्टर्ड प्लांट का पिक्चर आप देख रहे हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बोलते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट के स्पोरोफिटिक कंपोनेंट्स को दिखा रहा है। जमीन के नीचे रूट सिस्टम आपको दिख रहा है। रूट में भी आप ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जो मेन जड़ होती है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, जो वहाँ से ब्रांचेस निकली हैं वो सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी से भी जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको टर्शियरी रूट बोलते हैं। देन जमीन से ऊपर की तरफ एबव द ग्राउंड पार्ट को डिस्कस करें तो ये जो आपको दिख रहा है वो स्टेम दिख रहा है जिस पर सब कुछ लगा हुआ है। स्टेम में जहाँ से लीफ निकलती है उस पॉइंट को नोड कहते हैं। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड। 2 नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड और नोड जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेम की पहचान है कि नोड और इंटरनोड स्टेम में होता है, कभी भी रूट में नहीं होता। जब आप मॉडिफाइड फंक्शंस पढ़ोगे स्टेम का, रूट का, तो आपको ये बात मिलेगी कि मॉडिफाइड रूट की भी पहचान है, उसमें आपको नोड इंटरनोड कभी नहीं मिलेगा। जबकि जिंजर, जो अदरक है, जो हल्दी है, टर्मरिक है, आलू है, ट्यूबर है पोटैटो का, ये सब ना स्टेम होते हैं, जबकि जो को अंडरग्राउंड होते हैं, फिर भी इनको स्टेम कहा जाता है क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होता है। फिर कली यानी कि बड आपको दिख रही है। उसके बाद एक फ्रूट आपको दिख रहा है, फ्रूट के अंदर सीड्स का डेवलपमेंट होगा। फ्लावर भी दिख रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। फिर टाइप्स ऑफ रूट पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ रूट में एक आपको टैप रूट पढ़ना है। टैप रूट वो रूट होती है जो डायरेक्ट रेडिकल से बनती है।
ये डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। देखो टैप रूट की पहचान है कि रूट में आपको एक मेन रूट दिखाई देगी जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, वहाँ से हेयर की तरह पतले पतले लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट और प्राइमरी रूट को जब मिला दिया जाता है तो टैप रूट बनता है। सारे जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट होता है, साइकस में, पाइनस में, जूनिपेरस में, सब जगह। और अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो डाइकॉट जैसे लेग्यूम्स हैं, मैंगो है, पीपल है, बरगद है, आम है, इन सब में टैप रूट होता है। लेकिन अगर आप जस्ट अपोजिट टू दिस चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मेज़, इनके प्लांट्स के क्रॉप्स को देखें तो रूट आपको ऐसी दिखाई देगी, एकदम बंडल्स में, क्लस्टर्स में दिखेगी, झाड़ जैसी दिखेगी, पतले पतले हेयर की तरह दिखेगी। इसको ना फाइब्रस रूट कहते हैं। और एक रूट जो आपको दिख रही है, जो कि आपको दिख रहा है कि स्टेम से ही निकली है, ये एडवेंटिशियस रूट होती है। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब भी रूट रेडिकल से बनता है तब तो उसको टैप रूट कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी जड़ रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करे, जैसे स्टेम से डेवलप करे, बेस ऑफ द स्टेम से डेवलप करे, लीफ के किनारों से डेवलप करे, तब आप उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस और फाइब्रस, मतलब नॉन टैप रूट कहा जाता है। क्योंकि फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट को बनाने में रेडिकल का कोई रोल नहीं होता। ये ज़्यादातर मोनोकॉट्स का कैरेक्टर है। ठीक है, आप थोड़ा सा कंटेंट को ध्यान से देखिएगा। देखो ज़्यादातर डाइकॉट्स में लिखा हुआ है कि डाइकॉट्स में डायरेक्ट रेडिकल का इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, ये रेडिकल प्राइमरी रूट बनाएगी। प्राइमरी रूट सॉइल के अंदर ग्रो करती है, फिर वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, इनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। लेटरल रूट्स में जो डायरेक्ट प्राइमरी वाले से लगी है उसको सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी से जो लगी है उसको टर्शियरी बोलेंगे। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी को मिला करके टैप रूट बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी रूट और ब्रांचेस को मिला के। अब टैप रूट का एग्जाम्पल देना है तो कोई भी 2-4 डाइकॉट के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ मस्टर्ड दिया है, साइंटिफिक नेम इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। लेकिन मोनोकॉट के केस में क्या होता है, जिसमें एक ही कॉटिलेडॉन है, कि प्राइमरी रूट जो होती है, जो ये मेन रूट है ना, इसकी लाइफ बहुत कम होती है। शॉर्ट लिव्ड को एक टर्म दिया जाता है बायो में जिसको एफीमेरल बोलते हैं। तो इसमें लाइफ बहुत कम होती है, प्राइमरी रूट जो होती है उसकी लाइफ बहुत कम है। बाद में ये ख़त्म होने के बाद इसकी प्लेस पर ढेर सारे इस तरीके से, मतलब आपको इसमें कोई मेन बॉडी नहीं दिखाई देगी, इस तरीके से आपको इसमें ढेर सारे ब्रांचेस दिखाई देंगे। और ये ओरिजिनली जो निकल रही है जिस जगह से, वो बेस ऑफ द स्टेम होता है। तो यहाँ से स्टेम अगर है तो स्टेम के बेस से ब्रांचेस वाली फाइब्रस रूट निकल रही है, तो इस रूट का नाम भी फाइब्रस होता है, देखने में भी फाइब्रस होती है। एग्जाम्पल जैसे वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, ये सारे फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल हैं। तो फाइब्रस रूट का डेवलपमेंट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम होता है, टैप रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है। अब ग्रासेस की बात करते हैं। जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस में साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन है, या फिर कोई भी, जैसे दूब ग्रास है, कोई भी ग्रास है अगर, एक मिनट, तो ग्रास याद रखिएगा, मॉन्स्टेरा याद रखिएगा, ग्रेट बनियान ट्री ध्यान रखना, ग्रेट बनियान ट्री डाइकॉट है, फीकस बेंगालेंसिस। इंडिया में जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में, वहाँ पे ग्रेट बनियान ट्री जो 250 से 300 साल पुराना है, अपनी इस स्पेशलिटी के लिए फेमस है। तो ग्रेट बनियान ट्री में, ठीक है, ग्रासेस में, मॉन्स्टेरा में, तो बनियान ट्री की मेन रूट की बात नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान देना, बरगद का जो पेड़ होता है ना, इसमें प्रॉप रूट्स होती हैं कुछ, जो ऐसे लटकती हैं ऊपर से, हैंगिंग रूट्स होती हैं। इतना बड़ा पेड़ होता है कि इसको सपोर्ट करती हैं ये। तो ये वाली रूट जो ऊपर से नीचे की तरफ लटक रही है ना बरगद के पेड़ में, ये एडवेंटिशियस रूट होती है। लेकिन जमीन के नीचे जो बरगद में पेड़ में बरगद जड़ होती है वो टैप रूट होती है।
तो डोंट बी कंफ्यूज विद द कॉन्सेप्ट। मॉन्स्टेरा में, ग्रासेस में, बनियान ट्री में आपको रेडिकल के अलावा ऐसा भी रूट मिलेगा जो किसी और पार्ट से बना है, ठीक है, उसको एडवेंटिशियस रूट का नाम दिया जाता है। अब देखो रूट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या होता है, रूट क्या करवाती है? रूट का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंकोरेज का मतलब पकड़ करके रखना, और फूड मटेरियल्स को रिजर्व करके रखना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट के कुछ हार्मोन जैसे ऑक्सीन, जैसे जिब्रेलिन्स का सिक्रीशन करना, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है। अब आप ये समझिए, देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ए वाले को पूछेगा क्या है, बताइएगा टैप रूट है, बी वाला फाइब्रस रूट है, सी वाला एडवेंटिशियस है। एग्जाम्पल, टैप रूट में मस्टर्ड दिया एनसीईआरटी में, फाइब्रस में सीरियल्स हैं जैसे मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, बार्ली, और एडवेंटिशियस में बनियान, मॉन्स्टेरा और ग्रासेस, ठीक है। अब देखो जड़ अपने नॉर्मल काम के अलावा कोई और काम करने लगे, जैसे किसी का काम है, मेरा काम है बायोलॉजी पढ़ाना, मैं बायो छोड़ के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर पढ़ाऊं तो क्या होगा, ये मेरा मॉडिफाइड फंक्शन होगा। तो ऐसे में भी रूट भी अगर एब्जॉर्प्शन, एंकोरेज, सपोर्ट के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम करे तो आप समझ लीजिए कि वो उसका एक मॉडिफाइड फंक्शन है। तो आपको मॉडिफिकेशंस भी पढ़ने हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रूट मॉडिफिकेशन आपको फिगर नंबर 5.3 पे काम करना है। इस पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। नीट के पुराने पेपर अगर आप चेक कर लें, देख लें, प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये बात दिखेगी। इसमें लेबलिंग आती है, जैसे आप अगर एक रूट को ड्रॉ करें, प्राइमरी रूट की बात कर रही हूँ, टैप रूट की बात कर रही हूँ, तो रूट का रीजन डिस्कस करना है। नीचे से ऊपर की तरफ जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा सेल डिवाइड करती है, तो देखो भाई सेल अगर बार बार डिवाइड करेगी तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तो जो रूट है उसकी ना लेंथ बढ़ती है। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोला जाता है। उसके जस्ट ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्या मतलब है? रीजन ऑफ इलोंगेशन का मतलब होता है कि जब सेल का काउंट बढ़ता है, सेल डिवीजन करती है, तो उससे रूट की ऐसे 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 लेंथ बढ़ती है, वो लंबी होती, ज़्यादा पेनिट्रेशन करती है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी। तीसरा जो जोन आपको दिख रहा है जिसमें आपको ऐसा भी लग रहा है कि रूट की देखो डायमीटर भी ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर पर एक क्वेश्चन आता है, ये मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है। दिस इज द मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन प्लांट्स में। रूट इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर्स आर द मेन ऑर्गन फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। तो आपको क्या तैयार करना है? पहला रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, उसके ऊपर इलोंगेशन, उसके ऊपर मैच्योरेशन, एंड द जोन ऑफ मैच्योरेशन इज द जोन ऑफ रूट हेयर। साथ में जो रूट का मतलब जो टिप होता है, जो उसका सिरा होता है, सबसे लास्ट पॉइंट, इसके ऊपर एक पैरेनकाइमेटस कैप होती है जो इसके ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करती है। नहीं तो लगातार मिनरल और सॉल्ट के कंटेक्ट में रहने से जड़ जो होती है उसका सिरा खराब हो जाता है। सिरा खराब हो जाएगा ना तो उसकी लेंथ बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, एब्जॉर्प्शन रेट भी खराब हो सकती है। तो इस पॉइंट को जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसको रूट कैप कहते हैं। तो रूट कैप जोन भी एक टर्म आता है। तो रूट कैप जोन सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके ऊपर इलोंगेशन जोन, उसके ऊपर मैच्योरेशन जोन। ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आता है, फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम हायर टू लोअर, इस हिसाब से याद रखना है आपको। अब रूट जो है इसका जो एंड पार्ट होता है, एपेक्स जो होता है, जो टर्मिनल पोर्शन होता है, तो इस स्ट्रक्चर को थिम्बल शेप कहा गया है कि थिम्बल शेप स्ट्रक्चर रूट कैप होता है जो कि रूट के टर्मिनल पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। उससे थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर, 2-3 मिलीमीटर ऊपर चलें तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स की डिवाइडिंग टिश्यू होती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। ये और कोई फंक्शन नहीं करती, सिर्फ डिवाइड करती है, सेल्स का नंबर बढ़ाती है, सेल्स का कंटेंट बढ़ाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल होती हैं वो छोटी होती हैं, सेल वॉल पतली होती है,
प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है और रैपिड डिवीजन शो करती है, मतलब फास्ट डिवीजन होता है इसमें। देन आफ्टर सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल एंड पर अगर आप चलें, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो शब्द होते हैं बायो में, आपको ये टर्म कई जगह मिलेंगे। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई टर्म लिखा है प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है द पॉइंट अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, मतलब ओरिजिन की तरफ अगर कोई पॉइंट है तो प्रॉक्सिमल बोलते हैं। दिस इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये आप समझ रहे हैं कि ये पोर्शन अगर मेरिस्टेमेटिक जोन है तो इसी से आगे बढ़े पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये हुआ, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये इलोंगेशन जोन है। जबकि प्रॉक्सिमल का जस्ट अपोजिट जो टर्म होता है उसको डिस्टल बोलते हैं। डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ। तो मेरिस्टेमेटिक जोन से दूर की तरफ मैच्योरेशन जोन है, ये ऐसे भी याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमल सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक जोन की तरफ, उधर से जोन ऑफ इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, इससे रूट की लेंथ डेवलप होती है। रूट जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा रूट पेनिट्रेट करेगी ज़मीन में नीचे तक, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जो इलोंगेशन जोन्स की सेल होती हैं वो फंक्शन करती हैं। देखो, जब कोई सेल सिर्फ डिवाइड करे और वो कोई काम ना करे तो वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, लेकिन सेल अगर काम करे कि उसको जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम अगर करने लगे तो उसको डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशिएटेड सेल होगी और यही फिर मैच्योर होती है, वहाँ से रूट हेयर डेवलप करती हैं, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ रूट हेयर तैयार हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारी कवरिंग होती है बॉडी की, उसको स्किन कहते हैं, वैसे ही प्लांट में किसी भी ऑर्गन की जो कवर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की सेल को एपिडर्मल सेल बोलते हैं। तो एपिडर्मल सेल इज द आउटर मोस्ट सेल जो किसी भी प्लांट के पार्ट का आउटलाइन बनाती है। वहीं एपिडर्मल सेल जो रूट की है, यहाँ से कुछ थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस निकलते हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, हमेशा एपिडर्मल सेल से निकलता है एंड दिस इज द मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, यानी कि सॉयल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम रूट का नहीं होता है, रूट हेयर का होता है। मतलब द मोस्ट करेक्ट आंसर इज रूट हेयर। ठीक है, तो आई होप, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रूट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अभी अगला जो टॉपिक है ये देखो, रूट का मॉडिफिकेशन है। मैं रूट का मॉडिफिकेशन भी आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर आज का टॉपिक एंड करेंगे। ये देखो, बरगद का पेड़ है, ग्रेट बनियान ट्री, इसी की बात मैं कर रही थी। जो रूट आप यहाँ देख रहे हैं इसको ना प्रॉप रूट कहते हैं। प्रॉप रूट हैंगिंग रूट होता है, ये तने से निकल रहा है और ये सपोर्ट करने के लिए होता है, ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए नहीं होता है। ये इतना सॉलिड होता है, इतना मोटा होता है, इतना हैवी होता है कि स्टेम जैसा लगता है देखने में। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ने, जैसे आप यहाँ पिक्चर्स को पहचानिए, इंपॉर्टेंट है कि जैसे टर्निप है, बीट रूट है, बीटा वल्गेरिस, कैरेट है, डॉकस कैरोटा गाजर, स्वीट पोटैटो कंदा, शकरकंद कहते हैं इसको, आइपोमिया बटाटा, एस्पेरेगस हिंदी में शतावर कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट होता है, इसका वेजिटेबल भी बनता है। और ये एक मैंग्रोव है। मैंग्रोव वो प्लांट होते हैं ना जिनकी जड़ जमीन के बाहर निकल जाती है। देखो, ये पेड़ है राइजोफोरा का और ये उसकी रूट है जो जमीन के अंदर से नीचे से बाहर आ गई सांस लेने के लिए। तो राइजोफोरा में जो मतलब एयरेटिंग रूट्स होती हैं, एयरेटिंग रूट्स का मतलब होता है सांस लेने वाली जड़, गैस एक्सचेंज करने वाली रूट, क्योंकि ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता इनको, तो ये जड़ क्या करती हैं, ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रूट्स, इनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और न्यूमेटोफोर्स को अगर आप एग्जामिन करें तो इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं ताकि गैस का एक्सचेंज कर पाएँ। इन न्यूमेटोफोर्स के ऊपर ये जो होल्स प्रेजेंट होते हैं इनको न्यूमेथोड्स कहा जाता है।
आई बात समझ में? तो ये आपको पहचानना। अब टर्निप में या बीट रूट में जो रूट मॉडिफाई होती है वो टैप रूट होती है। ये नेपिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है। कैरेट कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है। जड़ आप इस तरीके से देख रहे हैं, कोन की तरह हो गई, ऊपर से मोटी नीचे से पतली। फूड स्टोरेज वाली रूट्स हैं ये, इनमें सब में फूड स्टोर होता है। ये कॉनिकल रूट और नेपिफॉर्म। गाजर में और मूली जो होता है ना रेडिश में भी रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है, ऊपर से पतला, बीच में से मोटा, फिर नीचे से भी पतला। तो रेडिश में फ्यूजिफॉर्म रूट होती है, फ्यूजिफॉर्म रूट रेडिश में। ये फ्यूजिफॉर्म रूट, गाजर की कॉनिकल रूट, चुकंदर की, शलजम की नेपिफॉर्म रूट, ये सब टैप रूट का मॉडिफिकेशंस हैं। लेकिन ये जो शकरकंद आप देख रहे हैं, स्वीट पोटैटो, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। इसमें ढेर सारा स्टार्च होता है, आपको मालूम है, इसको बॉईल करके खाया जाता है, ठीक है। तो ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है जिसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। स्टार्च ग्लाइकोलिसिस के बाद टूट करके ग्लूकोज देता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नुमेटोफोर्स राइजोफोरा में आपको मिलेगा। राइजोफोरा एक मैंग्रोव प्लांट है, और मैंग्रोव प्लांट वो होता है जो वाटर लॉक्ड एरिया में पाया जाता है, जहाँ मतलब पानी में ऑक्सीजन नहीं है, ज़मीन में ऑक्सीजन नहीं है, नमक बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कोलकाता, वेस्ट बंगाल में एक जगह सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको देखने हैं। मतलब रूट अपने नॉर्मल फंक्शन से हट करके अगर कोई मॉडिफाइड फंक्शन करती है तो ये बात समझना है। उसका स्ट्रक्चर भी बदलेगा, फंक्शन मॉडिफाई होगा। अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड वाटर कंडक्शन, कोई भी जड़ अगर सपोर्ट करे, फूड स्टोर करे, गैस एक्सचेंज करे, इसका मतलब वो मॉडिफाइड रूट है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन जैसा मैंने बोला भी, कैरेट में, टर्निप में, रेडिश में। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन स्वीट पोटैटो, शकरकंद में। इसमें जड़ें फूल जाती हैं, फूड स्टोर करती हैं। और एग्जाम्पल में बीटरूट डाल देना, शलजम डाल देना, ब्रेसिका नेपस, और रेडिश डाल दीजिएगा, मूली रेफनस सटाइवस, ये वाले। उसके अलावा बरगद की लटकती हुई जड़ आपने देखी है, हैंगिंग रूट्स देखा है। हैंगिंग रूट को प्रॉप रूट कहते हैं। आपने मेज का प्लांट भी देखा होगा, आपने गन्ना शुगर केन भी देखा होगा। मेज के प्लांट में और गन्ना यानी शुगर केन के प्लांट में यहाँ से साइड से कुछ रूट निकलती हैं, जिससे पेड़ अपनी जगह पे एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ खड़ा रहता है। क्योंकि मोनोकॉट के प्लांट सॉफ्ट होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए वो दुबले पतले कमज़ोर पेड़ होते हैं। तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए जो स्टेम का लोअर नोड होता है, वहाँ से भी कुछ जड़ निकलती है, जिसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। सबका एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, प्रॉप रूट का एग्जाम्पल, स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल, ठीक है। न्यूमेटोफोर कहाँ पाया जाता है उसका एग्जाम्पल, ये याद करना है। राइजोफोरा याद रखना, मैंग्रोव प्लांट है, दलदल वाली जगह पे आपको स्वैम्पी प्लेसेस पर मिलेगा, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, और ऐसे में जड़ ज़मीन से बाहर निकल आती है। वर्टिकली अपवार्ड रूट्स होती हैं, जिनको नुमेटोफोर, रेस्पिरेटरी रूट या हैंगिंग रूट्स कहते हैं। ये गैस एक्सचेंज करती हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज करती हैं एटमॉस्फेयर से, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो रूट तो ख़त्म। वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन स्टेम। यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं लगा, ठीक है। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।